Assalamualaikum. Today I am going to deliver the lecture of Conduct of Monetary Policy, Tools, Goals, Strategy and Tactics. But as per previous practice, before starting this lecture, I would like to recall the previous lecture in couple of minutes. In the previous lecture, we discussed that how central banks plays an important role in conducting the monetary policy. Then we discussed the role of that what is the structure of the Federal Reserve System of the United States. We discussed that how this system can be originated. Then we discussed the different structure, that what are the main people who are playing a role in the managerial. While discussing these, we discussed a flow chart. If you people remember that, in that flow chart we discussed and examined that BOG are the important members who are playing an important role in setting the reserve requirements, in setting the discount rate. As you all know that when we are talking about the Federal Reserve System, you know that Federal Reserve System are going to play an important role in three important tools of the monetary policy. Number one is reserve requirement. Number two is open market operation, and number three is discount rate. Then out of all these, BOG is important, is playing a crucial role in determining the reserve requirement, in determining the discount rate. And above that we discussed the different committees, advisory committee, financial committee. We discussed that how these committees can be founded, what are the number of members in that committees. और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया उसमें कि फेडरल रिजर्व सिस्टम बना कैसे. आपको पता है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला बैंक जो डिबैंड हो गया था 1811 में, देन दूसरा बैंक आया 1836 में, वो भी डिसबैंड हो गया. तो तब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को लगा कि वी आर इन नीड ऑफ बैंक, तो उन्होंने ये फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाया. और फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की 12 डिफरेंट स्टेट्स में है. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में एक ग्राफिकल एनालिसिस था जो ये डिपिक्ट कर रहा था कि फेडरल रिजर्व सिस्टम की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं. Out of these 12 branches, 3 are the most important. One is located in the New York, one is located in the Chicago, and one is located in the San Francisco. And out of these 3, one of the most important is the New York Federal Reserve System, because New York Central Reserve System is holding the 50% of the assets. ठीक है. देन हमने डिस्कस किया कि ना सिर्फ हमने फेडरल रिजर्व सिस्टम को देखा यूनाइटेड स्टेट्स के, हमने डिफरेंट सिस्टम्स को देखा. हमने देखा कि यूरोपियन बैंक्स कैसे बने, हमने फिर देखा कि यूरोपियन बैंक्स की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और फेडरल रिजर्व सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं. देन वी डिस्कस द फेडरल बैंक ऑफ द जापान, इंग्लैंड. और फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे. हमने देखा कि किस तरह जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये तमाम चीजें. और जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको लगेगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज थी कि बीओजी में इतने मेंबर्स होने चाहिए, आउट ऑफ उसमें से 3 मेंबर्स जो बैंकर्स होने चाहिए, दे मस्ट बी द प्रोफेशनल बैंकर्स, अदर देन 3 आर फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक साइड. ये हमने तमाम चीजें डिस्कस की थी. और अगर आप उस लेक्चर तक कोई भी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड है. लेकिन अगर आपको कोई भी मसला है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज कंडक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, tools, goals, strategies and tactics. As you all know that monetary policy is very important. जो सेंट्रल बैंक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी. एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन सिंपल टर्म्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, इट मीन्स दैट मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स दैट सप्लाई ऑफ द मनी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई.
तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसको हमने पीछे क्योंकि बैंक्स की बात की थी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक हैव द फुल पावर्स। तो टुडे अब अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। First of all, before moving to the chapter, I would like to discuss about the monetary policy. हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। हमने ये तो बात कर ली कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीन्स है कि मनी सप्लाई, लेकिन हम इसको कैसे, इस पे रिसर्चर्स क्या कहते हैं, डिफरेंट व्यूज क्या हैं ऑथर्स के, वो देखेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मनी सप्लाई की मैनेजमेंट को एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैनेज किया जाता है मनी सप्लाई को। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। देखिए आप इसमें क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। एक आपका गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल बैंक है और आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। इट मीन्स हमें इस डेफिनेशन को देखते हुए, अभी मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की, हमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है और मॉनेटरी अथॉरिटी, दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, इन प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई। अब हम आगे चलते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स है बेसिकली। First of all, they are playing a role in conducting the supply of money. Second point is availability of the money, and third is cost of money or rate of interest. To attain a set of the objectives oriented towards the growth and the stability of the economy. इससे हमें क्या पता चला कि आपके जो 3 important features हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और देन नंबर 3rd पॉइंट इज मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन कंडक्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी। देखिए आपने देखना है कि आपकी मनी सप्लाई कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, एंड देन इज अ रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अब हम जब पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये डिस्कस किया और आपको भी पता चल चुका होगा, अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे उसमें ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली हमें पता चला कि इंटरेस्ट रेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, क्योंकि आपकी जो मनी सप्लाई है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन इफ दे आर अनेबल टू फोरकास्ट इंटरेस्ट रेट। और हमने पिछले जब सेंट्रल बैंक्स की बात की थी तो हमने ये पिछले लेक्चर में ये चीज देखी थी कि हमने कहा था कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम में 500 इकोनॉमिस्ट को हायर किया गया है। उसमें हमने बात की थी कि उन इकोनॉमिस्ट को क्यों हायर किया गया है, सिर्फ इसीलिए कि वो फॉरकास्ट कर सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था, इंटरेस्ट रेट। उसमें डिफरेंट बुक्स थी, ग्रीन बुक, ब्लू बुक और बेज बुक। उन सब से हमें ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी एलिमेंट टू फॉरकास्ट, क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स का नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ऑफ कोर्स आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, इसीलिए इसको मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया गया है। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स सप्लाई ऑफ मनी, दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी। तो विदाउट लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट यू आर अनएबल टू मैनेज दीज थिंग्स। और उसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट जो है जब चेंज होगा तो लोगों की जो विलिंगनेस टू स्पेंड और सेव वो भी चेंज हो जाएगी। पीपल्स विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन द सर्टन इन्वेस्टमेंट बिजनेस और कॉर्पोरेशन, इफ कॉर्पोरेशंस वांट टू बिल्ड अ न्यू प्लांट बट दे फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द इंटरेस्ट रेट कि उनका इंटरेस्ट रेट का क्या बिहेवियर है, इंटरेस्ट रेट अभी क्या है, प्रीवियस क्या था और फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस हैं कि व्हाट चेंजेस कैन मे बी पॉसिबल ऑन द इंटरेस्ट रेट। क्या फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा।
ये तो था, अभी हम आगे जाके इसको बात करेंगे, बट इससे हमें ये पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एक जो है वो देखते हैं, तीन मेजर फैक्टर्स हमें पता चले। कौन से तीन मेजर फैक्टर्स हैं? वन इज द सप्लाई ऑफ द मनी, सेकेंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी एंड थर्ड इज द इंटरेस्ट रेट। जब आप तीनों चीजों को देखेंगे तो यू आर एबल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। अगर जब हमें मनी सप्लाई का पता चलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई का पता चलेगा और आपको इंटरेस्ट रेट का पता चलेगा, तो इसका क्या मतलब है? हमारी इकोनॉमी पे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब इंटरेस्ट रेट को देखेगा तो इट मींस कि आपके इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी इन्फ्लेशन पे, आपके जीडीपी पे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में। जब यू आर एबल टू फॉरकास्ट योर इंटरेस्ट रेट, इट मीन्स दैट कि आपकी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी और वेल बीइंग ऑफ द कंट्री पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन although the idea is simple enough, the theories guiding the Federal Reserve are complex and often controversial. But we are affected by this policy and a basic understanding of how it works is therefore important. कि आप देखिए बहुत सारी थेरीज हैं, डिफरेंट थेरीज हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हम जो बेसिक देखते हैं, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह ये फैक्टर्स, किस तरह ये तीन इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है उसको किस तरह वो कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, किस तरह वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now we discuss what we are going to discuss today. First of all, we examine that how conduct of the monetary policy affects the money supply and the interest rate. वेरी सिंपल कि हम देखेंगे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपकी मनी सप्लाई, आपके इंटरेस्ट रेट को किस तरह से इफेक्ट करती है, उसका क्या हमारी सप्लाई पे, हमारी डिमांड के ऊपर हम क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता होगा जब हमने पहले भी इंटरेस्ट रेट की बात की थी तो हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके फैक्टर्स कौन से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है आपकी क्वांटिटी ऑफ द एसेट डिमांडेड जो है उस पर हमने देखा था कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व और इक्विलिब्रियम की बात की थी, और हमने कहा था कैसे आपकी प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को एग्जामिन करती है। Then we primarily focus on the tools and the goals of the Federal Reserve System and examine its historical success. Now, the main topics which we are going to study is the Federal Reserve's balance sheet. ठीक है, हमने फेडरल रिजर्व सिस्टम की बैलेंस शीट देखनी है। वैसे तो आप सबको पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, लेकिन अब हम देखेंगे विद पर्सपेक्टिव टू द फेडरल रिजर्व सिस्टम कि वो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है जो एक सेंट्रल मतलब एक सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी बैलेंस शीट में किस तरह एसेट्स और लायबिलिटीज की मूवमेंट होती है और किस तरह वो हमारी मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस को चेंज करते हैं। देन वी डिस्कस द मार्केट फॉर द रिजर्व्स एंड द फेडरल फंड रेट। अदर टॉपिक्स इंक्लूड्स टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हमने कहा था कि तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, discount rate, reserve requirement, discount policy, reserve requirements, monetary policy tools to the European Central Bank, the price stability goal and the nominal anchor, other goals of the monetary policy. Then we discuss should price stability be the primary goal of the monetary policy, inflation targeting, central bank responses to asset price bubbles, that is the major bubble that was held in 2007 to 2009. फाइनेंशियल क्राइसिस, टैक्टिक्स चूजिंग द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको ब्रेकअप करके चलेंगे। हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे आज, क्योंकि आप लोग भी ओवरबर्डनाइज्ड हो जाएंगे, आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी नहीं होगी। तो आज जो हम इसमें करेंगे मेजर, आज हम इसको अब सिर्फ फेडरल रिजर्व सिस्टम को देखेंगे, उसकी बैलेंस शीट्स को देखेंगे, हम देखेंगे हमारी मनी सप्लाई और जो डिमांड सप्लाई की बात थी वो कैसे होती है, और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेटर ऑन हम इस चैप्टर पूरा इसके बारे में है, क्योंकि हम आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं वो मिस्किन, फ्रेडरिक मिस्किन और स्टैनले एकिंस की थी, उसका चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह 2 और 3 पार्ट्स करेंगे। देखेंगे आज के लेक्चर के बाद कि आपको कितना ज्यादा क्लियर होता है, तो देन इसको हम उसके ऊपर देखते हुए कि आज का अगर आपको क्लियर होता है क्या ये एक पार्ट में या 2 पार्ट्स में हो जाएगा या 3 पार्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
अब आपको ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बताया, लेकिन मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी है, तो इस पे जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसको रिसर्च इसके ऊपर की और जो उन्होंने डेफिनेशंस की वो मैं आपके साथ एक एक शेयर करती हूँ और इसको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज गिवन बाय मिस्किन. Monetary policy is a process by which the monetary authority of a country controls the money supply, often targeting a rate of interest for the purpose of promoting economic growth and stability. The official goals usually include relatively stable prices and low unemployment. देखिए, इससे आपको पता चलता है, सबसे पहले ये पता चल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। वही बात कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, टारगेटिंग एट द इंटरेस्ट रेट। और देखिए, आपको क्यों अपनी ये जरूरत, क्वेश्चन इज दैट कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्यों जरूरत है कंट्री में कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करे। देखिए कि क्यों जरूरत पेश आती है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं विदाउट एनी रीजन नहीं होती, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो डेवलप्ड फेज में जाए, इकोनॉमिकली ग्रो करे, तो आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट है वो ये है, यू हैव टू मैनेज योर सप्लाई ऑफ मनी। उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा। और फिर आप देखिए, आप जब ये फैक्टर्स देखेंगे तो उसके बहुत सारी बेसिक आपकी चीजें, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी लो प्राइसेस, आपकी लो अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमने जब बात की थी, आपको शायद याद होगा, एक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिशर इफेक्ट पे डिस्कस किया था। जो फिशर इफेक्ट जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट। फिशर इफेक्ट ये बताता है कि कैसे आपका जब इंटरेस्ट रेट मूव करता है तो उसी तरह आपका इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप अपने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, आपकी क्योंकि जब देखिए, मैंने आपको बात बताई थी कि जब कॉर्पोरेशंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैसे वो लो अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी क्या रीजंस हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। देखिए, उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे कम होती है। देखिए, जब कॉर्पोरेशंस को या कंपनीज को ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो वो सोचती हैं कि दिस इज अ गुड टाइम कि अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लें या कोई नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लें या हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लें, या जिस तरह एक्विजिशन या मर्जर की बात कर, मर्जर तो नहीं, एक्वायर कर लें किसी दूसरे बिजनेस को, तो वो क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंटली वो देख रहे होते हैं, इकोनॉमिस्ट फॉरकास्ट कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट का। जब उन्हें पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब जब एक नया प्लांट लगेगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो इट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, वहां पे अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम डेविएट कर गए थे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मैं चाह रही थी कि आपको बहुत अच्छी तरह जो पीछे भी अगर कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपको कवर नहीं हुए तो दोबारा से, क्योंकि हम लोग ब्रेक करके इसको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मैं चाहती हूँ कि आपको आपकी एक बेटर व्यू ले सकें, आपको क्लैरिटी ऑफ द आइडिया हो। है, लेट्स मूव द अनदर डेफिनेशन। Monetary policy is referred to as either being expansionary or contractionary. अब देखें, यहाँ पे रिसर्चर ने थोड़ा सा इसको एक लेवल ऊपर जाके बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी देखिए एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी। अब एक्सपेंशनरी से मतलब एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करना। कैसे? In an expansionary policy increases the total supply of the money economy more rapidly. कि आप देखें, आपको पता चला एक्सपेंशनरी, इट मीन्स कि आप कुछ एक्सपैंड करें, तो इट मीन्स कि आपकी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो ज्यादा होगी। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी एज कंपेयर टू द यूजुअली। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इवन श्रिंक्स इट, कि देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। तो आपको यहाँ पे रिसर्चर उसको फर्दर आप इसको कह सकते हैं कि कैटेगराइज्ड कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी। इट
can be further categorized as expansionary, where the supply of money increases over the economy, and contractionary, in which the supply of money decreases or shrinks it. अब देखिए, अब ये होता है कि एक्सपेंशनरी तो हमने बता दिया कि मनी सप्लाई ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्शनरी में कम है, लेकिन इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, क्या एक्सपेंशनरी को कौन सा रोल प्ले कर रही है और कॉन्ट्रैक्शनरी जब मनी बोली तब क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होता है. जो एक्सपेंशनरी है दैट इज अ गुड थिंग टू कम्बैट द अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट. वही जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और आपको, क्योंकि आप बिजनेस, सबसे क्या इंपॉर्टेंट बात क्या, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बिजनेसेस हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द क्रेडिट एट द लो इंटरेस्ट रेट. तो वो उनको बहुत बेनिफिट हो रहा होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं. Contractionary policy is intended to slow the inflation in order to avoid the resulting डिटोरेशन ऑफ द एसेट वैल्यूज. अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं. कॉन्ट्रैक्शनरी जो पॉलिसी है दैट इज क्रूशियल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन रेट. और आपको पता है इन्फ्लेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आप देखें आपके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी. तो अभी हमने देखा, हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी को. हमने पहले जब डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी को तो हमने देखा कि उसमें आपके 3 एलिमेंट्स आते हैं. आप बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स और एनी रेगुलेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, एंड नंबर 3 इज द इंटरेस्ट रेट. देन आप देखिए उसके जो इंपॉर्टेंट गोल्स थे वो ये थे कि इन ऑर्डर टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, in order to for the economic growth and stability. ठीक है, ये आपके मेजर रोल्स थे. देन हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर क्लासिफाइड किया गया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली इज अ कंडीशन व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस, और दैट इज द बेस्ट कंडीशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. इसी तरह हमने बात की अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी की, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, ये 2 तरह की होगी. आप देखिए, आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी जब भी सुना होगा तो आपने वर्ड फिस्कल पॉलिसी भी सुना होगा. तो आपको क्या लगता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड फिस्कल पॉलिसी इज प्लेइंग अ रोल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड एसोसिएटेड बोरोइंग. देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी, यानी आप इन दोनों की इंपॉर्टेंस से ये नहीं कह सकते कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द फिस्कल पॉलिसी. बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल होता है एंड फिस्कल पॉलिसी जो है वो इज रेफर टू द टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एसोसिएटेड बोरिंग. अब देखिए टैक्सेशन का आप देखें तो टैक्सेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू रेवेन्यू तो वहां पे आपको गवर्नमेंट को लगता है कि उस कंडीशन में गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत पड़ती है. इस तरह की सारी कंडीशन ये जो है ये 2 पॉलिसीज है. मॉनेटरी पॉलिसी इन दैट केस मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफर्ड फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी. उसके बाद देखिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन टेक्स कि मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम दोबारा से एक एक को करके देख लेते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है. अब क्या है, मॉनेटरी डिसीजंस टेक इनटू अ वाइडर रेंज ऑफ द फैक्टर्स. वो कौन से फैक्टर्स है? नंबर 1 शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. देखिए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की बात है तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से आप कौन से वो लोग हैं जो बेनिफिट मतलब इसको करेंगे. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट मींस कि आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपकी होती रहती हैं. उसमें अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी बिल की हमने बात की थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी वो इंटरेस्ट रेट जो है फ्लक्चुएट करते हैं. 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल होता है. उससे क्या बेनिफिट है कि जो लोग शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स है. आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो कंपनीज गो इनटू द शॉर्ट टर्म लोन्स. तो उस टाइम वो बेनिफिट है. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स तो आप लॉन्ग टर्म, जाहिर है आप देखेंगे अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लगाना है तो आप एक 5 इयर्स 7 इयर्स तो आप 2-3 इयर्स तक की फॉरकास्टिंग तो करके रखेंगे. ये ना हो कि आप स्टार्ट कर दें बीच में आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा एक्सीड कर जाए कि यू आर अनएबल टू मूव फर्दर. देन वेलोसिटी ऑफ द मनी थ्रू इकोनॉमी, वही बात है मनी सप्लाई.
एक्सचेंज रेट, ऑफ कोर्स जब आपकी इंटरेस्ट रेट को हम देखेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, तो दैट इज इट मींस दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो गोइंग टू प्ले इन रोल इन डिटरमिनिंग द एक्सचेंज रेट। क्रेडिट क्वालिटी, जब हमने बात की क्रेडिट क्वालिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जब हमने बात की कि आपका जब इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है तो आपकी क्रेडिट पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। आप जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो आपका क्रेडिट जो है वो कम हो जाता है, क्रेडिट क्वालिटी गेट वर्सन। और जब आपकी कम होता है इंटरेस्ट रेट तो क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। देन बॉन्ड्स एंड इक्विटीज, कॉर्पोरेट ओनरशिप्स एंड डेट, वही बात है, बॉन्ड आप जेनेरिकली जैसे डेट कहते हैं, इक्विटी क्या है, स्टॉक इक्विटी, इक्विटी किसे कहते हैं, स्टॉक्स को कहते हैं। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा से इसमें ये चीज में बताती हूँ आपको कि इंटरेस्ट रेट का वही है कि आपने देखना है आपने स्पेंड कितना करना है, सेव कितना करना है। और फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग्स, फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज ऑफ द मनी ऑन लार्ज स्केल। Then monetary policy is playing important role in financial derivatives such as options, swaps, future contracts, and this is one of the most important factor. All of these are important, but out of these, क्योंकि जब हम financial derivatives की बात करते हैं, देखिए आपके derivatives क्या होते हैं। देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नाउअडेज एवरीथिंग इज रिस्की, तो आप सबसे जो आप देखें आपकी इमर्जिंग फील्ड्स में से अगर देखें तो रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड इन द फाइनेंस। क्यों? क्योंकि आप लोग रिसर्चर्स कह रहे हैं हर चीज रिस्की है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रिस्क। दीज आर द फैक्टर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी प्ले कर रही है। देन मॉनेटरी पॉलिसीज के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं आपके साथ एक चार्ट शो कर रही हूँ जो एक कॉलम आपको बता रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स कौन कौन सी है, दूसरा ये बता रहा है टारगेट मार्केट कि उनके मार्केट वेरिएबल्स क्या है, क्योंकि हर टाइप में एक डिफरेंट टारगेट मार्केट वेरिएबल है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग से आपको कुछ कुछ समझ लग रहा होगा, जो उसका टारगेटिंग वेरिएबल है वो इंटरेस्ट रेट है। और अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखें तो अ गिवन रेट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहां पे हमने सीपीआई का वर्ड यूज किया है। सीपीआई इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो है वो एब्रीवेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में जो आपका टारगेट वेरिएबल है वो इंटरेस्ट रेट है, और जो आप ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर रहे हैं वो ये है कि अ गिवन रेट ऑफ द चेंज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो चेंज आती है। प्राइस लेवल टारगेटिंग में अगेन आपका जो टारगेटिंग वेरिएबल है वो इंटरेस्ट रेट ही है, और इसमें भी आप सीपीआई नंबर को देख रहे हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट्स से जो ये तमाम वो हैं जो डिफरेंट टाइप्स है मॉनेटरी पॉलिसी की। इसमें क्या होता है, जो आपका टारगेट वेरिएबल है वो ग्रोथ इन द मनी सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो स्पॉट प्राइस ऑफ करेंसी। स्पॉट प्राइस किसे कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली आपको डिसीजन करते हैं कि आपने अभी खरीदा और अभी सेल कर दिया। लाइक आपको पता चलता है कि अगर आप एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपने एक शेयर खरीदा है अभी और अभी अभी आपको इन्फॉर्मेशन आई है, आप स्पॉन्टेनियसली उसको सेल आउट कर देते, दैट इज स्पॉट प्राइसिंग। गोल्ड स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स इसमें जो टारगेटिंग होगी स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड होगी। और मिक्स्ड पॉलिसी यूजुअली इंटरेस्ट रेट, ये इसमें क्या है आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अनएम्प्लॉयमेंट और सीपीआई चेंज। आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स थी इन्फ्लेशन, हर किसी में जो ज्यादातर मिक्स्ड पॉलिसी चलती है जिसमें यूजुअली इंटरेस्ट रेट, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। वैसे तो तमाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट आप देखें ज्यादातर में इंटरेस्ट रेट ही आप देख रहे हैं, आपका टारगेटिंग वेरिएबल है ही इंटरेस्ट रेट। नाउ अब हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट की, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात की अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे वो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करता है। देखिए मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या मनी सप्लाई जो इंक्रीज होता है उसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं, इनको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट, कल हमने फेडरल रिजर्व सिस्टम को देखा था, उसके स्ट्रक्चर को देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसे कहते हैं? फेडरल रिजर्व सिस्टम की बैलेंस शीट, आपको अगर आप फेडरल रिजर्व सिस्टम की छोड़ के अगर खाली बैलेंस शीट का वर्ड हो तो आपको क्या डिपेक्ट करता है? बैलेंस शीट बेसिकली कहते हैं कि आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज को शो करे।
देखिए आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। तो आप अगर आप एक सिंपल बैलेंस शीट किसी कंपनी की देखते हैं तो आपको वहां पर डिफरेंट तरह के करंट एसेट्स नजर आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स नजर आएंगे, और आपकी लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज नजर आएंगी और फिक्स्ड लायबिलिटीज नजर आएंगी। अगर आपकी एसेट साइड ज्यादा है, इफ एसेट साइड इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज, तो इट मीन्स आपकी नेटवर्थ जो है कंपनी की वो अच्छी है, क्योंकि लायबिलिटी मीन्स कि आपकी लायबिलिटी है, यू हैव टू गिव बैक। मतलब आपने कोई डेट लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है आपने, तो वो एक लायबिलिटी है, मतलब आपने पे करनी, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। Now we are going to talking about the Federal Reserve's balance sheet. Federal Reserve balance sheet में क्या है, एक एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और डिस्काउंट लोन्स को। लायबिलिटी साइड में हम करेंसी इन सर्कुलेशन और रिजर्व्स को देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखेंगे कि करेंसी इन सर्कुलेशन और रिजर्व्स जो हैं वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। इसी तरह हम एसेट साइड को देखेंगे। देखिए, जो टू लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इज नोन एज द आर ऑफन नोन एज द मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्योंकि आप देखें, अगर आपकी मॉनेटरी दोनों में से किसी एक में या तो करेंसी इन सर्कुलेशन चेंज होता है या आपका जो दूसरी हमारी लायबिलिटी थी रिजर्व्स, दोनों में किसी में भी चेंज आता है तो आपकी ओवरऑल जो लायबिलिटी साइड है वो इफेक्ट करेगी। आपकी मनी सप्लाई, आपकी मॉनेटरी बेस वो चेंज, मॉनेटरी। अच्छा, यहाँ पे एक बात हमने की मॉनेटरी बेस की। जब हम मॉनेटरी बेस की बात करेंगे तो इसमें एक तो आपकी लायबिलिटीज आएंगी और आपकी यूएस ट्रेजरी लायबिलिटीज, जिसमें आपके जो है सिक्योरिटीज एंड प्लस प्राइमरी कॉइन्स आते हैं। अब देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो आप देखें तो आपको उससे कुछ ना कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आप लोगों से पूछूंगी कि करेंसी इन सर्कुलेशन होता क्या है। आप करेंसी इन सर्कुलेशन जब आपके माइंड में वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या चीज आती है? करेंसी इन सर्कुलेशन बेसिकली होती है द फिजिकल करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। देखिए, वो करेंसी जो आपके हाथ में है, जैसे हमने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए एक बात की थी, कैश इन हैंड। तो करेंसी इन सर्कुलेशन इज नोन एज कैश इन हैंड, कि आपके हाथ में कितनी करेंसी है, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड। यानी कि वो कि जो वर्ल्ड वाइड आपकी एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। करेंसी इन सर्कुलेशन कैन बी थॉट ऑफ एज द करेंसी इन हैंड। वही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करेंसी इन हैंड कहा जाता है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, लेकिन अगर कैश इन हैंड नहीं है तो यू आर अनेबल टू बाय एनी गुड एंड सर्विसेज। तो देखिए, आप जब भी आपने देखा होगा, आप एज ए जनरली अगर आप देखें, आप तो हमेशा अपनी सेविंग्स को बैंक्स में रखते होंगे या उसको इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन आप इन तमाम चीजों के साथ देखिए आप कुछ ना कुछ करेंसी अपने पास जरूर रखते होंगे। That means that is known as cash in hand. Okay, in order to fulfill the emergent needs. और इसीलिए आप देखते हो कि कौन सा एसेट्स लिक्विड है, क्योंकि एसेट्स आर नॉट मोस्टली लिक्विड। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो आपको कुछ लॉस बियर करना पड़ता है या आपको कुछ टाइम वगैरह लगता है। तो इसलिए कैश इन हैंड जो है वो एक सबसे ज्यादा लोग मतलब यूज भी करते हैं और उसको अपने पास रखते भी हैं। इसलिए हम देखेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन का एक क्या मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये एक मेजर मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। Central banks pays attention to the amount of physical currency in circulation because it is present in the most liquid asset class. वही बात है कि सेंट्रल बैंक ये है कि why central bank is paying attention on the currency in circulation because it is the most liquid asset. क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है that can be converted. देखिए, कैश इन हैंड है, उसको तो आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है विदाउट एनी लॉस। आपके पास घर में पड़े हैं, आपको फौरन कोई इमरजेंट नीड आ गई है, यू आर एबल टू फुलफिल दैट नीड। The more money that comes out of circulation into longer term investments, the less money is available to fund shorter term consumption, a major component of GDP. देखिए, जब ज्यादा पैसे आपके पास, the more money that comes out of circulation into longer term investments, that means that less money is available to fund shorter term consumptions. उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होती है कि लोग जो हैं हमेशा पीपल आर विलिंग टू पुट सम मनी इन होम और इन कैश इन हैंड। ठीक है,
अब हम दूसरा की बात करेंगे। इसीलिए करेंसी इन सर्कुलेशन, कैश इन हैंड जो है वो एक मेजर लायबिलिटी साइड आपके फेडरल रिजर्व सिस्टम में शो हो रही है। ठीक है, दूसरी बात है रिजर्व्स की, कि देखिए रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स का मतलब क्या है। देखिए अगर आप इसको डिक्शनरी मीनिंग्स देखें तो रिजर्व्स मीन कि यू पुट समथिंग, आपने कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने पास सेव कर ली है, लाइक आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको डेली मीन्स लेट्स सपोज दैट कि आप लोगों को डेली 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, तो आप उसमें से 20 रुपीज डेली आप सेव करते जाते हो। जैसे वो पुराने जमाने में होता था, मनी बॉक्सेस होते थे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें आप सेव करते रहो, तो इट मीन्स कि ये आपके रिजर्व्स, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। सेविंग्स तो है ही, लेकिन आप इसे कहते हैं बस मैंने ये रख दिए हैं, ये मेरे एक किस्म के रिजर्व्स हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक ये एक डिक्शनरी मीनिंग्स है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व की टर्म यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपके वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरह बताया। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, in financial accounting the term reserve is described as the any part of the shareholders equity। देखिए किस तरह आपका एक कैपिटल है, आपकी कंपनी का, आपने उसके ऊपर मतलब लाइक अर्न किया कुछ, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 100,000 की, और आपको अर्निंग आपकी जो हुई है लेस एक्सपेंसेस निकाल के जो आपकी अर्निंग नेट अर्निंग हुई है वो 5 लाख रुपया है। तो आप क्या करते हैं, आपकी कंपनी पॉलिसी ऑलरेडी डिसाइड करती है कि हम इतने से कितने पैसे अपने रिजर्व्स में रख लेंगे और कितने पैसे हम अपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। तो अब देखिए पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया। अब लेट्स सपोज दैट कि 500,000 में से वो कहते हैं कि हम लोग, कंपनी डिसाइड करती है कि हम जो है 100,000 जो है एज अ रिजर्व रखेंगे। रिजर्व्स इन वो किसी भी पर्पज के लिए रख सकते हैं, आपका कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए तो वो आप कंपनी उसमें रिजर्व में, और ये हमेशा हर कंपनी हर कॉर्पोरेशन रखती है। अगर हम नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग रिजर्व इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर अनरिस्ट्रिक्टेड कैश ऑन हैंड अवेलेबल सस्टेन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड कैश ऑन हैंड, कि देखिए आपको पता है कि आपने लाइक अनरिस्ट्रिक्टेड कैश ऑन हैंड का मतलब, इसमें आपको एक जनरल एग्जांपल समझाती हूँ कि आपको पता है लाइक इफ यू आर गोइंग टू अर्न ₹50,000 मंथली, तो आपको पता है कि मैंने 5,000 ये है, ये मैंने अपने लाइक फी डिपॉजिट करानी है, 5,000 मेरी यूटिलिटीज हैं, तो अगर आपके पास होगी भी तो लेकिन वो बाउंड है क्योंकि आपने वो फुलफिल करनी है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैश इन हैंड है। और देखिए आप इसके अलावा एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक ऑपरेटिंग रिजर्व रेशियो है, अ रेशियो दैट इज गोइंग टू मेंटेन द रिजर्व्स, दैट शोज दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू how much you are going to take reserves out of your cash or your earned income। ठीक है, हमने अब दो तरह की बात की, हमने रिजर्व्स की बात की, हमने रिजर्व्स में देखा कि बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है, नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है, फिर हमने ऑपरेटिंग रिजर्व रेशियो के कंसेप्ट को देखा। नाउ अब देखिए रिजर्व बेसिकली होता क्या है। देखिए अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सेंस में बात करें तो ये टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली वही जो हमने बात की थी, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। इंटरनेशनल IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसको वही उसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। लेकिन देखिए अब बैंक्स क्यों मेंटेन करते हैं FED का, इसमें ऑल बैंक्स मेंटेन डिपॉजिट्स विद FED नोन एज रिजर्व्स। ये हमने जब लास्ट टाइम बात की थी, हमने कहा था अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम में। तो अब देखिए फेडरल रिजर्व सिस्टम में तमाम बैंक्स जो हैं वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट कराते हैं जिसको रिजर्व्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कुछ पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं। और देखिए उसमें आपका क्या है कि और वो किस रेशियो से कराते हैं, दैट इज नोन एज अ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपकी एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, एवरी बैंक इज बाउंड टू डिपॉजिट दैट मच अमाउंट इन द दैट इज नोन एज रिजर्व टू द FED।
और इसके ऊपर मेजर पार्ट अगर आप देखें, इस पे 3 हमने बातें डिस्कस की कि एक तो ये कि मतलब हर बैंक जो है वो एफईडी के साथ कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखता है, उसकी एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होती है, एंड एफईडी इज नॉट गोइंग टू पे इंटरेस्ट। देखिए आप जब अपने डिपॉजिट्स कराते हैं, लाइक एक सिंपल हाउस होल्ड पर्सन है वो डिपॉजिट कराता है तो उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कुछ मिलता है, लेकिन जब आप अपने एफईडी में रिजर्व्स रखेंगे तो इट इज नेसेसरी कि वहां पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व्स हैं। ठीक है, बहुत टाइप के, इसमें पहले नंबर पे जो रिजर्व है इक्विटी रिजर्व, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इक्विटी रिजर्व मीन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। फिर रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन। देखिए लीगल रिजर्व एक लीगल रिजर्व फंड है। लीगल रिजर्व फंड क्या होता है, आपको लगेगा लीजिस्लेशंस कि ये वो है जो आप, इट मस्ट बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ द शेयर कैपिटल। देन शेयर प्रीमियम की वही बात है कि शेयर प्रीमियम, प्रीमियम किसको कहते हैं, जो प्राइस हमने जब डिस्कस किया था बॉन्ड्स की बात की थी कि वो एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, इसी तरह जो अबव द प्राइस, तो इट मींस कि शेयर प्रीमियम इसे कहते हैं। अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ देयर नॉमिनल वैल्यू, कि उनको मार्केट वैल्यू से ज्यादा वो सेल आउट होता है तो उसको शेयर प्रीमियम कहते हैं। फिर लीगल रिजर्व फंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, फिर रिम्यूनरेशन रिजर्व्स हैं, ट्रांसलेशन रिजर्व्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व्स हैं, ये जो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आते हैं। हम आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि एफईडी जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम, वो क्यों रिजर्व्स को मेंटेन करता है। ऑल बैंक्स हैव एन अकाउंट एट द एफईडी इन विच दे होल्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तमाम बैंक्स का एफईडी में अकाउंट है इन विच दे आर बाउंड टू डिपॉजिट्स, और वो क्या होता है, जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होती है जो ये उनको बताती है कि उन्होंने कितना एज अमाउंट एज अ डिपॉजिट रिजर्व में कराना है। अब रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द एफईडी प्लस करेंसी दैट इज फिजिकली हेल्ड बाय द कंपनी। अब देखिए आपकी कोई भी अब देखिए आपकी जब, इट मींस कि एनी इंक्रीज इन द रिजर्व्स लीड्स टू इंक्रीज इन द एफईडी, कि आप देखिए इसका मतलब क्या है कि आपकी जब रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, एफईडी में हर बैंक बाउंड है कि वो हर बैंक का अकाउंट है और हर बैंक जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम में जाके अपने रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है एट सर्टेन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। इट मींस जब आपकी रिजर्व्स ज्यादा होंगे तो इट मींस कि आपके डिपॉजिट्स भी ज्यादा हो गए हैं, तो दैट इज शोइंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिजर्व्स एंड द डिपॉजिट्स। अब टोटल रिजर्व्स को फर्दर कैटेगराइज किया जा रहा है 2 तरह के रिजर्व्स में, रिक्वायर्ड रिजर्व्स में और एक्सेस रिजर्व्स में। अब रिक्वायर्ड रिजर्व्स क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है विच एफईडी रिक्वायर्स बैंक टू होल्ड, कि उन्होंने हर हाल में करने हैं, दैट इज द मिनिमम रेशियो। और एक्सेस रिजर्व क्या है, एनी एडिशनल रिजर्व द बैंक चूजेस टू होल्ड, कि देखिए एक तो आपकी रिक्वायर्ड रेशियो है, यू हैव टू फुलफिल दैट, और एक्सेस अबव 10 एडिशनल जो चीज है। फिर हम बात करेंगे एसेट साइड की। एसेट साइड में जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता है कि दैट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, कि आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली होती क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज promise repayment of the principal upon maturity as well as the coupon or the interest payments periodically। वही बात है कि ये एक, हमने कहा था सिक्योरिटी की बात की थी कि that is a piece of paper that is subject to the ownership, any piece of paper that any piece of property that is subject to the ownership। कि अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि आपका एक प्रॉमिस है कि you have to pay the principal amount at a certain maturity with the interest rate पीरियडिकली। आपकी अब ये भी हो सकता है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट हो, ये भी हो सकता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट हो। अगर तो आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट लिया है देन आप एक ही दफा पेमेंट करोगे, लेकिन अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट किया आप पीरियडिकली पेमेंट्स करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड सेविंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड नोट्स। आपके इसमें देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन कौन से आती है, सेविंग बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं एंड नोट्स आते हैं। Government securities are usually used to raise the funds that pay for the government various expenses that are related to infrastructure development projects। उसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बेसिकली लो रिस्क, एट लो रिस्क, वो रिस्की कम होती हैं। दैट इज वाई यूएस ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की बात करें तो दैट इज वाई आपको पता है ट्रेजरी बिल्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इजी सेल आउट आइटम, कि आप उसको इजीली वो सेल एंड परचेज उसकी होती रहती है।
अब हम दूसरे एसेट की तरफ आते हैं, दैट इज डिस्काउंट लोन्स। अब डिस्काउंट लोन्स क्या होते हैं? दैट इज अ लोन अरेंजमेंट वेयर द इंटरेस्ट एंड एनी अदर रिलेटेड चार्जेस आर कैलकुलेटेड एट द टाइम द लोन इज ग्रांटेड। वही बात हमने बात कर ली कि देखिए जब आप लोन की बात करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो लोन है उसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं कि आपका लोन प्लस जो है वो आपका वो आप किसी से कोई लोन लेते हैं तो आपने उसमें इंटरेस्ट रेट तो देना, आप उसकी कैलकुलेशन देखते हैं, आपको पता है कि आपने लोन लिया है, कितने पीरियड के लिए लिया है, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मुझे पीरियोडिक पेमेंट्स कितनी करनी है। अब बेसिकली फेडरल रिजर्व सिस्टम में इनका क्या काम होता है? दीज आर द लोन्स दैट मेड टू मेंबर बैंक्स एट द करंट डिस्काउंट रेट। देखिए ये वो लोन्स हैं जो फेडरल रिजर्व सिस्टम अपने मेंबर बैंक्स को देता है एट द डिस्काउंट रेट। अब देखिए जब लोन्स इंक्रीज होंगे तो आपकी मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। देखिए फेडरल रिजर्व सिस्टम क्यों मनी सप्लाई, देखिए इसमें क्वेश्चन ये आता है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो क्यों लोन प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि वो अपने मेंबर बैंक्स को, उसकी ऐसी कमिटमेंट्स होती है, जब हमने कल डिस्कस किया था, तो मेंबर बैंक्स को जब वो लोन्स प्रोवाइड करता है तो वो एट अ डिस्काउंट रेट करता है। जब आपका डिस्काउंट रेट है, जाहिर बैंक ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो आपकी जब लोन्स इंक्रीज होंगे तो इट मीन्स आपकी मनी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। That is the effect of the discount loans on the money supply. It means that an increase in the discount loans will lead to increase in the money supply. That shows that discount loans and the money supply has a positive relationship. डिस्काउंट लोन्स जो है नॉर्मली नोन एज अ शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए जाते हैं, ये वो लोन्स होते हैं, और जो आप इजीली अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सकें और दोबारा से आप वापस आ जाएं। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, हमने कल जब डिस्कस किया तो हमने कहा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी के 3 टूल्स हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट, इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसलिए कि इन ओपन मार्केट ऑपरेशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज टुक प्लेस, दैट आल्सो इफेक्ट्स द रिजर्व्स एंड द डिस्काउंट रेट। अभी हम इसको देखेंगे कि होता क्या है और इसमें क्या क्या काम है। सेंट्रल बैंक्स परचेज और सेल ऑफ बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल बिकॉज दे आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट चेंज इन द रिजर्व्स इन द बैंकिंग सिस्टम एंड द इंटरेस्ट रेट। देखिए वही बात है कि जब आपकी बॉन्ड्स परचेज और सेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी मनी सप्लाई भी इफेक्ट कर रही है, इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट कर रहा है। Open market operation is an activity by a central bank to buy or sell government bonds on the open market. अब इसमें क्या है कि आपके वही कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो टुक प्लेस। अब इसमें क्या होगा कि ओपन मार्केट का बेसिक एम क्या है कि the usual aim of the open market operation is to manipulate the short term interest rate. अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मतलब आप देखिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है वो इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, और सेकंड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मनी सप्लाई इन द मॉनेटरी बेस। तो इससे क्या होगा कि जब आपके इंटरेस्ट रेट को भी वो देख रहा है, मनी सप्लाई को भी, दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स द मनी सप्लाई। तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी की बात करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है या आप श्रिंक कर रही है। और आप देखिए आपकी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग इन ऑफ बॉन्ड्स टुक प्लेस, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जब गवर्नमेंट बॉन्ड सेल एंड परचेज हो रहा है, ना सिर्फ आपकी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी ये टूल्स क्यों यूज करती है? आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स वाई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल कहा गया है एज कंपेयर टू रिजर्व रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट रेट।
Open market operations are the Federal Reserve's most flexible and frequently used means of implementing US monetary policy. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों फेडरल रिजर्व पॉलिसी का मोस्ट फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस इसलिए इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड सिंपली बाय इलेक्ट्रॉनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बेस मनी। ठीक है, उसके अलावा आप देखें सेंट्रल बैंक हैज द अथॉरिटी टू ब्रिंग मनी इन एंड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। दे आर द ओनली पॉइंट इन द होल सिस्टम विद द अनलिमिटेड एबिलिटी टू प्रोड्यूस मनी। That's why open market operations are the Federal Reserve's most flexible and the frequently used means of implementing US monetary policy. अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स, हम ये देखेंगे कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसका फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और मनी सप्लाई पे क्या करता है। देखिए, एक तो ये कि जब आपको मैंने कहा था कि 2 मेजर जो चीजें होती हैं वो ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में होती हैं। नंबर 1, परचेज ऑफ बॉन्ड्स। परचेज ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, क्योंकि जब लोगों ने बॉन्ड ज्यादा किए तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। दूसरा क्या है, मेकिंग डिस्काउंट लोन्स इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। अब ये 2 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के, डिस्काउंट लोन्स की बात की और परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात की, तो ये किस तरह मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं। और अगर आप देखें कि अगर कभी चाह रहा हो कि आपने रिवर्स सिचुएशन करनी है, अगर आप सेल ऑफ बॉन्ड्स शुरू कर देते हैं तो डिक्रीज कर देगा मनी सप्लाई को, और अगर आप डिस्काउंट लोन्स कम कर देते हैं वो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। देखिए, आपके सबसे ज्यादा इसको मैं दोबारा से डिस्कस करती हूँ कि 2 most important functions of the open market operation is that purchase of the bonds that increases the money supply. In case if the sale of bond occurs, that decreases the money supply. और discount loans that increases the money supply, और अगर आप discount loans को कम करेंगे that decreases the money supply. अब देखें, ये मैंने आपको छोटी एक तो थोड़ा सा ये मैंने बैलेंस शीट्स का इसलिए बता दिया, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको एग्जांपल कोट करके, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, आपने क्या किया कि आपने 2 बैलेंस शीट्स बना ली, आपको सबको नजर आ रही होंगी स्लाइड पे, एक पब्लिक और एक एफईडी और एक बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, पब्लिक में आपने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज रखी। एसेट साइड पे आपको सिक्योरिटीज नजर आ रही है जो -$100 है, डिपॉजिट साइड पे नजर आ रही है जो $100 है। ठीक है, अब आप फेडरल रिजर्व सिस्टम को देखें, सिक्योरिटीज भी $100 है और रिजर्व्स भी $100 है। बैंकिंग सिस्टम के पास देखें, रिजर्व्स भी $100 है और डिपॉजिट्स जो हैं वो $100 है। अब देखिए, आपके जब आपके रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, जब रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो आपका क्या होगा, आपका ओवरऑल जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये ओपन मार्केट परचेज फ्रॉम द पब्लिक है। ठीक है, कि पब्लिक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं परचेज किए फ्रॉम पब्लिक, तो देखिए पब्लिक में क्या था, सिक्योरिटीज थी -100 की +100 का डिपॉजिट आ गया। तो दैट इज ये आपको थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह ये 2 फंक्शंस होने इनको क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है। डिस्काउंट लेंडिंग की बात देखें तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स पे, एसेट साइड पे आपको रिजर्व नजर आ रहे हैं $100 के, बैंकिंग सिस्टम में डिस्काउंट लोन्स आपको $100 के नजर आ रहे हैं। फेडरल रिजर्व सिस्टम में देखिए डिस्काउंट लोन्स भी $100 के और रिजर्व्स भी $100 के। वही कि अगर आप इंक्रीज, अब ये दोनों वो फैक्टर्स हैं कि इंक्रीज इन द परचेज ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इंक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, ये इसको क्लियर करें। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द डिस्काउंट लोन्स इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। अब डिस्काउंट लोन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, कि तब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि आप ज्यादा, जब डिस्काउंट लोन ज्यादा होंगे तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो इट मींस कि ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। देखिए, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है दैट इज लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, हैंस टू डिक्लाइन इन द मॉनेटरी बेस एंड द मनी सप्लाई। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओपन मार्केट किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है और किस तरह एक्सपैंड करता है। तो बेसिकली ओपन मार्केट परचेज लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व्स
and deposits in the banking system, hence to an expansion of the monetary base and the money supply. देखिए आपने क्या कहा है कि आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपके रिजर्व्स एक्सपैंड कर रहे हैं. जब रिजर्व्स एक्सपैंड करेंगे तो आपके डिपॉजिट्स भी ज्यादा हो जाएंगे. जब रिजर्व्स और डिपॉजिट्स दोनों ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व्स जो है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं. आपके रिजर्व्स ज्यादा हुए, डिपॉजिट्स ज्यादा हुए, तो मॉनेटरी बेस ज्यादा हो गया और मनी सप्लाई ज्यादा हो गया. और देखिए वही बात है बार बार बताई जा रही है कि और जब ओपन मार्केट कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिजर्व्स कम करना है, जब रिजर्व्स कम करेंगे तो डिपॉजिट्स भी ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे. जब डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे तो मॉनेटरी बेस भी कम हो जाएगा और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी. देखिए जब आपके पास रिजर्व्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं. रिजर्व ज्यादा होंगे तो डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे इन द बैंकिंग सिस्टम. जब डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेंशन है, आपकी मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, मॉनेटरी बेस ज्यादा हो रही है. और जब आपके रिजर्व्स कम हैं, आपके डिपॉजिट्स ही कम आ रहे हैं, तो आपकी मतलब मॉनेटरी बेस भी कम हो रही है और मनी सप्लाई भी कम हो रही है. अब हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट फॉर द रिजर्व्स. अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह हमने जब इंटरेस्ट रेट की बात की थी, सप्लाई एंड डिमांड की बात, हमने देखा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज की डिमांड को या सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम की बात की थी. A demand and supply curve for the reserves is derived, then the market equilibrium in which the quantity of the reserves demanded equals to the quantity of the reserves supplied determine the federal fund rate, the interest rate charged on the loan of these reserves. देखिए आपको अगर इंटरेस्ट रेट का लेक्चर याद हो तो उसमें भी हमने यही किया था कि जब आपका इंटरेस्ट रेट का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एसेट और सप्लाइड ऑफ एसेट सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. दैट डिटरमिन्स द इंटरेस्ट रेट. सेम इन द केस ऑफ रिजर्व्स. अब इसमें क्या है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई का क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच द क्वांटिटी ऑफ द रिजर्व डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी ऑफ द रिजर्व सप्लाइड. दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट और इन द केस ऑफ रिजर्व्स फेडरल फंड रेट दैट चार्ज ऑन द लोन ऑफ दीज रिजर्व्स. ठीक है, अब हम डिमांड कर्व हम आगे इनको ग्राफिकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगी कि रिजर्व्स को हम फर्दर स्प्लिट करेंगे दो तरह के रिजर्व्स में, रिक्वायर्ड रिजर्व्स और एक्सेस रिजर्व्स. और ये मैं आपको पहले भी पिछले स्लाइड में मैं बताया था कि रिक्वायर्ड रिजर्व्स मीन which equals the required reserve ratio times the amount of deposits on which reserves are required. कि जितने आपको चाहिए वो रेशियो आपकी इक्वल हो रही है जितना आपका डिपॉजिट है. और एक्सेस रिजर्व एनी एडिशनल रिजर्व. अब ये देखिए ये ग्राफिकली आपको बता रहा है सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट फॉर द कर्व्स. देखिए आपकी एक तरफ ये जो ग्राफ है ये बता रहा है इक्विलिब्रियम इन द मार्केट फॉर रिजर्व्स कि कैसे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ. इक्विलिब्रियम अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट 1 ऑफ द सप्लाई कर्व आर एंड द डिमांड कर्व एट द पॉइंट 1 एंड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ IFF. क्या हुआ कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन, क्योंकि आपका डिमांड कर्व की देखिए स्लोप नीचे जा रही है बिकॉज इंटरेस्ट भी कम हो गया है. और आप देखिए जो आपकी सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउन, वो भी नीचे की तरफ जा रही है. तो दैट मीन्स दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये आपको बता रहा है कि किस तरह आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट डिटरमिन द फंड इंटरेस्ट रेट. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द रिजर्व्स इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द रिजर्व्स. अगर तो फेडरल रिजर्व बैंक आपके डिस्काउंट रेट से ऊपर चला जाता है तो देन बैंक्स वुड वांट टू कीप बोरिंग मोर एंड मोर एट द इंटरेस्ट रेट. और अगर आपका नीचे चला जाता है तो तब वो लेंड ज्यादा करेगा. देखिए आप यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि अगर इससे ऊपर चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है इन केस, तो आप क्या करेंगे कि फेडरल फंड रेट बिगिंस टू राइज अबव द डिस्काउंट रेट, द बैंक्स वुड वांट टू कीप बोरिंग. बैंक ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगा. और अगर आपकी नीचे चला जाता है तो बैंक लैंडिंग ज्यादा करेगा. ये एक और रिस्पॉन्सेज टू ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ओपन मार्केट परचेजेस शिफ्ट, कैसे आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड है. इसमें आपको क्या बता रहा है कि आपका पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 पे था, दूसरा 2 पे है. सप्लाई कर्व्स इनिशियली इंटरसेक्ट्स डिमांड कर्व इन द डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन.
इसमें क्या हो रहा है कि आप रिजर्व फॉर सेल, कि आप देखें सेल के लिए रिजर्व रख रहे हैं। किस तरह ये ग्राफिकली मैंने आपको तमाम दिखाया, आप लोग ये तमाम चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ग्राफिकल एनालिसिस दिखाया था कि आपको और ज्यादा क्लियर हो। केस 2 में फ्लैट डिमांड है, ये देखें आपकी डिमांड लाइन फ्लैट है, यानी उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ा है, पैरेलल डिमांड रेट है। फिर एक और है जिसमें नो इंटरसेक्शन है कि नो डिस्काउंट इन दैट केस आपकी कोई डिस्काउंट लैंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है जहां पे डिमांड इंटरसेक्ट करती है सम डिस्काउंट लैंडिंग। ये वो आपके सारे हैं कि किस तरह जब आपकी मनी सप्लाई और मतलब आपकी डिमांड और सप्लाई इंक्रीज करती है, जब आपके बेसिकली तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन को बता रहा है कि जब आप परचेज ऑफ बॉन्ड करते हो या सेल ऑफ बॉन्ड करते हो, डिस्काउंट लोन ज्यादा करते हो तो क्या इफेक्ट आता है। मार्केट इक्विलिब्रियम में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि वहां पे है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स में आप देखें तो जहां पे आपकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है जहां पे आपका फंड रेट डिटरमिन होता है। जब आपका फेडरल फंड रेट जो है इक्विलिब्रियम रेट से कम होता है तो दैट मींस मोर रिजर्व्स डिमांडेड देन सप्लाइड। लेकिन जब आपका रेट जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि आप डिमांड ज्यादा है आपकी एज कंपेयर टू सप्लाई, तो दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। और जब आपके रिजर्व ज्यादा हैं तो इट मींस कि आपकी सप्लाई ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह बाकी टूल्स, जो हमने कहा था कि 3 मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट लैंडिंग एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो हमने ये देखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज when buying and selling of the securities took place, that has a major impact on the discount rate and reserve requirement. सबसे पहले आप देखें ओपन मार्केट ऑपरेशन कि ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली है क्या। इसमें क्या है, 2 तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन है, डायनामिक और डिफेंसिव। डायनामिक मींस दैट इज मोस्टली कंडक्टेड मीन टू चेंज द रिजर्व्स, ठीक है। और डायनामिक में क्या है, द स्ट्रेटजीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। वही बात है कि ऐसी तमाम स्ट्रेटजीज दैट इज गोइंग टू कंट्रोल, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द फंड्स। और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज क्या हैं, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज हैं दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू एंटिसिपेट मार्केट कंडीशन दैट विल प्रोबेबली अफेक्ट द लेवल ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। डायनेमिक स्ट्रेटजी में आप लेवल ऑफ रिजर्व्स को देखते हो और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में आप लेवल ऑफ फंड्स को देखते हो। अब हम बात करेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। क्यों बार बार ये कहा जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द मॉनेटरी पॉलिसी। फेडरल सिस्टम हैज अ कंप्लीट कंट्रोल, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है, दैट इज द फ्लेक्सिबल एंड प्रिसाइज, इजीली रिवर्स्ड। क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको बताया था इजीली रिवर्स्ड किस तरह है कि देखिए आपने परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्रीजेस द मनी सप्लाई और सेल ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीजेस द मनी सप्लाई। Purchase of discount loan increases the money supply. Sorry, increase in discount loans increases the money supply. Decrease in discount loans decreases the money supply. Implemented quickly. इसमें आपको इतना ज्यादा मसला नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन के, देखिए इसके हर किसी चीज के कोई ना कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड शुड इफेक्ट द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, दे शुड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस मेथड वुड फेल इफ द बैंक रिजर्व्स रिमेन अनइफेक्टेड। कि आप सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को बैडली इफेक्ट करता है। सेकेंड क्या है, demand for the bank loans should increase or decrease in line with the increase or decrease in the bank cash reserves and the rate of interest. Circulation of bank credit remains unchanged. These are the disadvantages of OMO. यही था और आज this is all about today's lecture. आज जो हमने लेक्चर था वो था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसके टूल्स, उसके टैक्टिक्स के बारे में। लेकिन आज हमने सबसे ज्यादा जो डिस्क्राइब किया वो मॉनेटरी पॉलिसी को किया। हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक क्या पर्पस हैं। क्योंकि हम एक दफा रिव्यू कर रहे हैं तो मैं रिकॉल कराती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज सप्लाई ऑफ द मनी,
availability of the money, and number third is the interest rate. ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के ये फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से उसकी इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर्स हैं, क्या वो किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी हमारे लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। देन हमने डिस्कस किया था फेडरल रिजर्व सिस्टम को। फेडरल रिजर्व सिस्टम तो हम ऑलरेडी उसको परसों के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, सिस्टम क्या है। आज हमने देखा कि उसकी एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स क्या हैं। हमने ये देखा कि एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं। हमने जब लायबिलिटीज की बात की तो हमने करेंसी इन सर्कुलेशन को देखा, हमने करेंसी इन सर्कुलेशन के अलावा रिजर्व्स को देखा, फिर हमने जब एसेट्स की बात की तो डिस्काउंट लोन्स को देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देखा। हमने देखा कि कैसे हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बात की हमने, उनके जो 3 इंपॉर्टेंट टूल्स थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद हमने देखा कि उसका रिजर्व रिक्वायरमेंट है, डिस्काउंट रेट है। फिर हमने कुछ ग्राफिकल एनालिसिस देखा कि जिस तरह हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई किस तरह है, कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द रिजर्व इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द रिजर्व्स, दैट डिटरमिन्स द फंड इंटरेस्ट रेट। उसके बाद हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।